नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का कुनबा बिखरता जा रहा है। विपक्षी गठबंधन के मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार ने इंडिया को अलविदा कह दिया है। वहीं यूपी, एमपी, बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों में विपक्षी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूपी में सपा को अपने सहयोगी दल कांग्रेस और आरएलडी को राज्य की 80 में से 18 लोकसभा सीट दिए जाने की पेशकश रास नहीं आ रही। ये दोनों दल अपनी अपनी ताकत के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कांग्रेस को 11 और रालोद को 7 सीटें देने को कहा है, जबकि कांग्रेस ने मांग की है कि उसे 2009 में पार्टी द्वारा जीती गई 21 से ज्यादा सीटें दी जाएं। रालोद राज्य में 7 के बजाय 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 21 सीटें जीती थीं, जबकि बीएसपी ने 20 सीटें, सपा ने 23 सीटों पर परचम लहराया था। बीजेपी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। रालोद के खाते में 5 सीट आई थीं और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा था। बाद में अखिलेश यादव द्वारा फिरोजाबाद सीट खाली करने के बाद उस साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मुश्किलें बढ़ी। अखिलेश यादव का ऑफर नहीं मान रहे सहयोगी। कांग्रेस और रालोद ने सपा से मांगी ज्यादा सीटें। एसपी ने बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा की मांगी सीट। हाथरस, बिजनौर और अमरोहा की भी मांगी सीट। अखिलेश यादव का ऑफर नहीं मान रहे सहयोगी। कांग्रेस और रालोद ने सपा से मांगी ज्यादा सीटें। एसपी ने कैसे बनेगी बात, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बड़ी मुश्किलें। एसपी ने कांग्रेस आरएलडी को 80 में से 18 सीटों का ऑफर दिया। अखिलेश का कांग्रेस को 11 और आरएलडी को 7 सीटों का ऑफर। कांग्रेस ने अखिलेश से 21 से ज्यादा सीटों की मांग की। ने अखिलेश से 21 से ज्यादा सीटों की मांग की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बात कैसे बनेगी। जयंत ने सपा के सामने रखा 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर। लेकिन इस बीच कई अहम सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि क्या वो सवाल हैं जिनका हल जानने की आज हम कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार जो हैं वो अलग हो चुके हैं। क्या ये गठबंधन चुनाव आते आते बिखर जाएगा? सीट शेयरिंग पर गठबंधन में कब तक बात बनेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अपने सहयोगियों की मांग पूरी करेंगे क्या अखिलेश यादव? क्या अखिलेश यादव और सीटें छोड़ेंगे? अखिलेश के ऑफर को कांग्रेस क्या स्वीकार कर पाएगी? कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली अगर आपने आना है तो फिर आपको यूपी के ही रास्ते आना होगा। यानी कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी अगर आपको चाहिए तो फिर आपको यूपी से ही जीत का रास्ता तलाशना होगा। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है, उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। 4 खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शान खान हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
अवधेश उपाध्याय, भुवन भास्कर जोशी सपा प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल आरएलडी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चारों खास मेहमानों का शुक्रिया। शान खान, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। बड़ी उम्मीद इंडिया गठबंधन से की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आपके जो सिपे सलाहकार कहें या सरदार कहें वो छिड़ते जा रहे हैं। बंगाल में एंट्री से पहले ममता बनर्जी कहती हैं कि हम साथ नहीं, यहां बिहार पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं। यूपी में एंट्री दूर की बात है, लेकिन उससे पहले ही सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि लड़ना है तो 11-12 पे लड़िए, इससे ज्यादा हम देंगे नहीं। शान खान, देखिए राजेश जी, आज की डिबेट करने के पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करता हूं। आज ही के दिन 1948 में स्वतंत्र भारत के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया था। आज कुछ देश के नमक हराम और गद्दार एक्स पे नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का ट्रेंड चला रहे हैं। ऐसे लोग की सद्बुद्धि के लिए भी मैं कामना करता हूं और अपनी डिबेट की शुरुआत नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद करके शुरू करता हूं। आशा करता हूं कि भाजपा प्रवक्ता भी नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का उद्घोष करेंगे इस डिबेट में। अब रही बात गठबंधन की, तो हमने जो इंडिया गठबंधन बनाया है वो देश की समस्याओं को नजर में रखते हुए बनाया है। जिस प्रकार से देश में भाजपा के शासन में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, देश पे 205 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है, चाहे वो सीमा समस्या हो, चाहे वो चंद उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम हो, चाहे वो 15 लाख करोड़ बैंकों का उद्योगपतियों द्वारा माफ करने की बात हो, इन तमाम समस्याओं से देश जूझ रहा है। आज देश में अमीर और धन्ना सेठ अमीर से अमीर होता चला जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता चला जा रहा है। देश में किस प्रकार से भुखमरी बढ़ रही है ये आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन जनता फिर भी तमाम समस्याओं प्रधानमंत्री मोदी को चुन रही है। शान खान भाई, मैं जो चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन ये भी बात सही है कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट दिया है। अगर ये समस्याएं आप उठा रहे हैं, जनता उनसे प्रभावित होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को वो वोट देती। मेरा सवाल जो साफ सवाल है, साफ जो मैं बात आपसे पूछना, सुनिए मेरी बात, जिस मुद्दे पर मैं आज बात करना चाहता हूं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव आपको यूपी में 11 सीटें दे रहे हैं, क्या आप 11 सीटों से संतुष्ट हैं या फिर 21 की मांग करके नीतीश कुमार की तरह अखिलेश को भी अलग कर देंगे? इसका जवाब दीजिए बस। देखिए राजेश भाई जी, जहां पर लोकतंत्र होता है वहीं पे विचार होती है, वहीं पे विमर्श होती है, वहीं पे चर्चा होती है। भाजपा ने भी 38 दलों का गठबंधन किया है। क्या किसी को पता है कि उनमें क्या चर्चा चल रही है? उत्तर प्रदेश में अपना दल को कितनी सीटें देने वाली है भाजपा, राजभर जी को क्या देने वाली है भाजपा? हमारे वहां लोकतंत्र है तो चर्चाएं हो रही हैं और छन के खबरें बाहर आ रही हैं। और निश्चित रूप से हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो देश की समस्याओं से लड़ने के लिए बना हुआ है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य है भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना, जो देश को विनाश के राह पर ले जा रही है और जो देश को बर्बादी की राह पर ले जा रही है। ठीक है, इसलिए बस 2-4 सीटें यहां वहां करके हम अपने गठबंधन को मजबूत करेंगे और भाजपा की ईंट से ईंट बजाएंगे। और निश्चित रूप से अभी बातचीत चल रही है, कुछ भी निश्चित नहीं हुआ है। जो भी चर्चाएं चल रही हैं, जो भी तय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और हमारा जो गठबंधन है बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से, बहुत अच्छे वातावरण में, ठीक है। चलिए मैं आता हूं, फिर आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। शान खान भाई आता हूं, समय अपने पास है थोड़ा सा भी। शान खान मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, जो आप चाहते हैं, आपकी तो पहले से ही यही मंशा थी कि इंडिया गठबंधन मजबूत ना हो, अगर मजबूत हो जाता तो शायद टक्कर बराबरी की होती। लेकिन क्या जो आप चाहते थे कुछ वैसा ही घट रहा है? बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, और कुछ नेताओं का तो यह भी कहना है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे तो गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। देखिए राजेश भाई, जो ये बात कर रहे हैं, भाजपा के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारा करते।
गांधी जी को याद कर लीजिए, उपाध्याय जी, गांधी जी को याद कर लीजिए पहले। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने याद कर लिया है। देखिए शान खान भाई, उपाध्याय जी, शान खान भाई, मुझे बीच में टोकना पड़ रहा है। सुनिए मेरी, दोनों मेरी बात सुनिए। डिबेट करने आए आप, शान खान भाई, राष्ट्रवादी हैं, शान खान भाई, हमारी विचारधारा अलग, शान खान भाई, अलग हो सकता है। शान खान, गांधी जी को याद करके एक बार कह दीजिए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए एक बार। डिबेट करिए, चर्चा करिए, तथ्यों के साथ चर्चा करिए। देखिए शान खान, दोनों को रुकना। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने में क्या आपत्ति है आपको? एक बार बोल के शुरुआत कर दीजिए। समझ गए? क्या आपत्ति हो सकती है? आप राष्ट्रवादी हैं, यही कारण गांधी के हत्यारे, देश की जनता आपको गांधी के हत्यारे की मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलना चाहते आप? बोल दीजिए ना एक बार, एक ही बार तो बोलना है। बोल दीजिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, उसके बाद बात रखिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। शान खान, अब मेरी बात सुन लेंगे आप? अरे आप शान खान मेरी बात सुन लेंगे आप? देखिए मेरे को फिर आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। शान खान भाई एक बार बोल दीजिए ना। शान खान नहीं, नाथूराम गोडसे प्रधानमंत्री भाजपा का क्यों नहीं मोदी ने राजघाट जाकर मुर्दाबाद? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित आज सुबह ही कर दी थी। वो ये बताने के लिए काफी था। नहीं, इस चैनल पर, इस डिबेट में, मेरा मुद्दा वो है ही नहीं। मैं सुनो, मैं मैं नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी पे डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये डिबेट कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा मेरे भाई। मैं उस पर बात कर रहा हूं। शान खान, मैं बोल रहा हूं हमारा देश गांधी के इर्द गिर्द है, हमारा देश गांधी के इर्द गिर्द है। आज इतना बड़ा दिन है तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल के शुरुआत करने में क्या आपत्ति है इनको? शुरुआत करें ना ये कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, फिर अपनी बात रखें। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, आप अपनी बात रखिएगा, बोलिए। जिस मुद्दे पर आपने डिबेट बुलाई, इस पर चर्चा हो तो अच्छी बात, और मर्यादा के साथ। अरे पर नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल के दोगे तो क्या समस्या हो जाएगी? गंवारों को आप ले एक ही बार तो बोलना है, बोल के अपनी बात रखिए। इनके पास कोई तथ्य नहीं है जी, आप गांधी को नहीं, कोई टॉपिक नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है जिसके आप एक आतंकवादी की मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलना चाहते? क्या प्रेम है आपका उसके साथ? अरे भाई मैं कहता हूं, एक आतंकवादी जिसने नेहरू मुर्दाबाद, गांधी को गोली मार दी, उसकी मुर्दाबाद बोलने में क्यों आपत्ति है? हिंदू को वहां से भगाया गया, इतना क्यों आप कतरा रहे हो? बोल दीजिए ना एक बार। चलिए शान खान की आवाज थोड़ी सी डाउन कर दीजिएगा। देखिए मैं मुद्दे को डिटेल नहीं होने दूंगा, मैं मुद्दे को डिटेल नहीं होने दूंगा। मेरी जो बात डॉक्टर अवधेश उपाध्याय आपसे थी, उसका जवाब दीजिए कि जो कुछ इस वक्त तोड़फोड़ इंडिया गठबंधन के अंदर हो रही है, आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह का पूरा खेल है। देखिए राजेश भाई, एक कहावत है, पुरानी कहावत है, सभी ने सुनी होगी। यहाँ 4 लोग बैठे हैं, आपने भी सुनी होगी, दर्शकों ने भी सुनी होगी। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जी। आज का जो इंडिया अलायंस है वो भानुमती का कुनवा है, जिसके पास ना तो देश चलाने के लिए नीति है, ना ही नियत है, और ना ही कोई नेतृत्व करने वाला नेता है, जिसके चलते आप देख सकते हैं किस तरह से फूट पड़ी हुई आपस में। अब ये कह रहे हैं भाजपा लड़वा रही थी, भाजपा का पीछे हाथ है। अरे मेरे भाई, घर में लड़ाई हो रही है, तुम्हारे पड़ोसियों, क्या मतलब है उसमें? एक कहावत आपने सुनी होगी, शुरू में मैंने कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पत्थर नहीं मारा करते। शान भाई मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं गरीबी आ रही है, ठीक है, बेरोजगारी हो रही है। क्या भाई पढ़े लिखे हो, पैदल हो। बस डॉक्टर अवधेश, समय ऐसे ही मैं तू में सुनिए मेरी बात। इस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर अवधेश एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फिर भुवन भास्कर के पास चलूंगा। जो जवाब चाहिए मुझे कि सब कुछ इतना अच्छा है तो नीतीश कुमार की अचानक से इतनी जरूरत क्यों आपको पड़ गई? एक तरफ आप 400 पार का नारा दे रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी आपको चाहिए, ये भी सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र से भी चाहे वो पवार फैमिली हो या फिर शिवसेना हो, पूरी आपको मिल जाए। देखिए राजेश जी, अगर नीतीश जी की हम बात करें तो देखिए उनका वो व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी का हर उस व्यक्ति के लिए दरबार खुला हुआ है जो राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहता है, जो भी देश हित के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए। गृह मंत्री ने तो बंद कर दिए थे सर दरवाजे। आप दिक्कत देखिए, राहुल गांधी ने जब न्याय यात्रा शुरू की तभी से जो गठबंधन है वो बिखरना शुरू हो गया। लेकिन मैं राहुल गांधी पे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने दरवाजे तो बंद कर दिए थे सर। गृह मंत्री अमित शाह ने तो दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर दरवाजे अचानक से खुल कैसे गए? नहीं, दरवाजे खुले नहीं, मैं उसी का बता रहा हूं जी। देखिए, कोई भी व्यक्ति है देश में,
हर किसी को अपना अधिकार है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो जो व्यक्ति देश हित के कार्य में अपना योगदान देना चाहता है जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, ठीक है, कोई भी हो। कोई भी हो। नाथूराम ने क्या किया था? इनका घमंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा? ये नाथूराम ने क्या किया था देश हित में? ठीक है, मैं आता हूं, दोनों के पास आता हूं। मेरे पास दो मेहमान और भी हैं, सुनिए, मेरे पास दो और भी हैं, मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सपा की अगर बात करें 2019 की, तो 5 सीटें सिर्फ आपके पास थी, और अब आप चाहते हैं कि कांग्रेस को हम ज्यादा से ज्यादा, आरएलडी और कांग्रेस को 18 सीटें दे दें, लेकिन आपकी खुद की हालत जो है वो पतली थी 2019 के चुनावों में। किस लिहाज से आप देखें, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को रोकना है तो उसमें यूपी का अहम रोल होगा, लेकिन आप मुख्य विपक्षी पार्टी और आप ही 5 पर टिके हुए हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम लोग क्यों इकट्ठे और इंडिया गठबंधन क्यों बना। इंडिया गठबंधन बना है देश को बचाने को, लोकतंत्र को बचाने को, संविधान बचाने। और हम लोग किस किस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? हम लोग डॉक्टर लोहिया जी की, सरदेव चरण सिंह जी की, और आज जिनकी बात हो रही है गांधी जी की, जो इस देश के जननायक थे। हम इन तीनों की आइडियोलॉजी को फॉलो करके देश को, जो हमारा जो संविधान है, लोकतंत्र है और देश है, उसको बचाने के लिए जी। और सीट कोई बड़ा विषय नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा बड़ा दिल करके गठबंधन करा। हमने कांग्रेस के साथ भी पूर्ण गठबंधन करा है, बसपा के साथ भी करा, और अन्य सभी छोटे राजनीतिक दलों के साथ भी सफलतापूर्वक गठबंधन करने का काम करा है। और राष्ट्रीय लोकदल से हमारा जो गठबंधन है वो ये माननीय अजीत सिंह जी के समय से चला आ रहा है, और जयंत जी और माननीय नेताजी के समय से चला आ रहा है, और माननीय जयंत जी और माननीय अखिलेश जी उसी बात को आगे बढ़ाने का काम। और ऐसा कोई भी विरोध हमारे राष्ट्रीय नेताओं में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मेरे 2-3 प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से। क्या वो लोग बताएंगे कि उनके गठबंधन में कितनी सीटें बढ़ रही है? और एक बुजुर्ग व्यक्ति है, हम जितने 5 बैठे हैं, हम सब अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक बुजुर्ग व्यक्ति की इन्होंने सांसें फुला दी है। वो कभी योगी जी पे, कभी गृह मंत्री पे जा रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों अन्याय कर रहे हैं? राजभर जी के साथ उनको मंत्री आप बनाने लाए थे, उनकी सांसें फुला दी, और ये हम सब 5 के बुजुर्ग हैं वो। तो ऐसा क्या कर रहे हैं आप? देश और प्रदेश जानना चाहता है। ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी मेरा सवाल यह है कि, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो जानना चाहता हूं, जो दर्शक जानना चाहते हैं कि 80 में से सिर्फ 5 सीटें आप जीत पाए हैं, लेकिन आप विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा 20 से 21 सीटें देना चाहते हैं, 60 आप रखना चाहते हैं। अगर आप ही 5 पे जीत पाए हैं, 60 आप रखना चाहते हैं, तो कैसे जीत हासिल होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे जी, और बुद्धिमान लोग बैठे हैं। देश काल समय परिस्थिति बदलती रहती है। 22 का चुनाव का रिपोर्ट कार्ड बताने को काफी है। देश समझता है उसको, प्रदेश समझता है उसको। वो समझाने की बात नहीं, समझते हैं सारी अपनी ताकत। और निश्चित तौर पे हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय जयंत जी हैं, आदरणीय अखिलेश जी हैं, उनमें आपस में जो सामंजस्य बना है, हम लोग तो सीटों के बंटवारे से आगे बढ़ चुके हैं। चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को करनी है कि इनका लोकतंत्र है कि सीटों का बंटवारा। ऊपर से अब तो इनके मुख्यमंत्री की भी चिट्ठी आ रही है, और पूरे देश ने देखा कि कैसी इनकी भावनाएं हो जाती है नेताओं की चिट्ठी, उसको देखकर मुख्यमंत्री के लिए। तो इनके यहाँ तो डेमोक्रेसी खत्म है, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। चलिए, आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहां खत्म है। रोहित अग्रवाल, खुश हैं आप? 8 सीटें आपको मिल रही हैं या ज्यादा की डिमांड है? राजेश जी, सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं, और देश उनकी विचारधारा से आगे बढ़ता जा रहा है। और निरंतर हमने महात्मा गांधी जी को अपने देश के अंदर वो करते हुए देखा है जो शायद ही आज कोई नेता कर पा रहा हो। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के अंदर जिस तरीके से एक विचारधारा की धारा बही, वो निरंतर हम सबको प्रेरणा देती है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि पहले वो आप पे ध्यान नहीं देंगे,
फिर वो आपके कार्यों पे हंसेंगे, है ना, और फिर वो आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। तो बस इंडिया गठबंधन भी कुछ ऐसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो कोशिश की कि हम पे ध्यान नहीं दिया इंडिया गठबंधन पे, फिर उन्होंने हंसने का काम किया कि साहब ये अभी बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कुछ कौन सा कुनबा क्या बता रहे थे। अब स्थिति ये हो चुकी है कि लड़ने पे उतारू हो चुके हैं ये, और अंततः 2024 का चुनाव जब तक खत्म होगा तब तक आप देखेंगे कि हम ये चुनाव जीत चुके होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मूलभूत मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। ये इन्होंने बिहार के अंदर सिद्ध कर दी। बिहार के अंदर इन्होंने नीतीश कुमार जी का जितना विरोध करना था वो किया। एक भाषण दिया था महिला विरोधी नीतीश कुमार जी ने जी कि ना कुछ हिलाएंगे घुमाएंगे फिर बाहर गिरा देंगे, तो वो बाहर गिराने के बाद चाटने का काम भाजपा ने कर लिया उसको शायद, और शायद गर्भ धारण कर लिया उससे भाजपा ने। तो ये स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि वो पूरी तरीके से विचारधारा विहीन पार्टी है, और उनके लिए सत्ता की कुर्सी के लिए किसी भी स्तर तक अगर गिरना पड़े तो वो गिरने के लिए तैयार है। ये उन्होंने बिहार में सिद्ध कर दिया है। चलिए तो अवधेश अब जी ये है कि इनको जितना इनको हमें कोसना है कोसते रहें, पर हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, जनता और जनता के मुद्दे। उस मुद्दों के ऊपर हम पूरी तरीके से तथास्थ हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में वो जो बाहर गिराया था नीतीश कुमार जी ने उसी को चटवाने का काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है अवधेश, आप कुछ कहना चाहते थे। कोई विचारधारा नहीं है आपकी, आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तीनों एक साथ आपके ऊपर हमलावर है। देखिए राजेश, ये तीनों जो है एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये आपको पता है, और किसकी विचारधारा से ये देश चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन चला रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। चलिए धन्यवाद राजेश जी, हम तो पहले से कह रहे थे हम तीनों एक ही थाली में हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे साहब कि इंडिया गठबंधन में हम तीनों एक साथ हैं, आप ही नहीं मान रहे थे। राजेश जी देखिए, आपके मुद्दे को भाजपा के प्रवक्ता ने मोहर लगा हमारी एकता का प्रमाण भाजपा मुझे लगता है आपकी डिबेट सरकार हो गया। चलिए, भाजपा के सुन लेते हैं। प्रवक्ता तीनों एक ही थाली में। सुनिए, जब आप बोल रहे थे अवधेश जी सुन रहे थे, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको सुन लीजिए। आपने मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ। हाँ, तो राजेश, अब धन्यवाद दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मान लिया, आपने इसी डिबेट में मान लिया और आपकी डिबेट को साकार कर दिया डॉक्टर साहब ने कि हम तीनों एक साथ हैं, एक ही साथ हैं, बिल्कुल एक ही सवाल पता क्या है रोहित जी, तीनों मिलकर क्या एक को हरा पाओगे, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले देखिए 38 दलों का बसपा के साथ वो एक सपा आई, कांग्रेस के साथ आई, तब कभी कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल रह के जमीनी स्तर पे बात होनी चाहिए। हंसी आप मजाक करें वो एक अच्छी चीज है, लेकिन डॉक्टर अवधेश, देश में राजनीति को मजाक की बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कभी इधर कभी उधर, विचारधारा से चल ही नहीं रही है। भाजपा ने राजनीति को मजाक की बना दिया है। बैठकर इससे इनका चरित्र पता चलता है, इनका चरित्र कैसा होगा। अरे भाई साहब, ये मैंने नहीं की है, नीतीश कुमार जी ने की है, और जिनको आप ले गए अपने साथ, जिनको दूल्हा बनाया है आपने कल। विकास की शान खान आ रहा ये सब बातें हमने नहीं की है, हमने तो खाली उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का काम किया लेकर नहीं आया है, क्योंकि इनका तो एक ही रट लगी रहती है, वो ही रटवाया है पार्टी ने। चलिए, एक ही रट लगी रहती है। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, महंगाई दर है, कई बड़ी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के पास लौटेंगे तो कैसे बनेगी बात, इसको समझना जरूरी होगा। क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी अलग होते जा रहे हैं। और क्या यूपी के अंदर जब ये यात्रा दाखिल होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा भी अलग हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक, फिर इसी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात यूपी को लेकर, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है, और अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो इंडिया गठबंधन को यूपी में काफी अच्छा करना होगा। लेकिन यह संभव कैसे होगा, इसी का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। 4 मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शान खान, एक सीट आप 2019 के चुनावों में जीत पाए, राहुल गांधी जो कि आपके सबसे बड़े नेता थे वो भी वहां पर हार गए। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता आपके पास दिखाई नहीं पड़ते। अजय रॉय काफी मेहनत कर रहे हैं, लल्लू जी ने भी काफी मेहनत की है, लेकिन क्या इस स्तर की मेहनत और इस स्तर पर आपका कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ चुका है कि आप 20 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ें और उसमें 20 ही जीत पाएं? कितनी पॉसिबिलिटी है? शान खान, हकीकत पे बात करिएगा। राजेश भाई, निश्चित रूप से हमारे 80 लोकसभा में कार्यकर्ता हैं। कहीं हो सकता है हम मजबूत हो, कहीं हो सकता है हम कमजोर हैं,
और हमारी उपस्थिति लगभग हर लोकसभा सीट पर है। पिछले जो महापौर के चुनाव गए उसमें भी हमने कई महानगरों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और रही बात हमारे इंडिया गठबंधन की, तो हमने इंडिया गठबंधन बनाया इसीलिए है कि हम सब दलों की शक्ति मिलकर भाजपा की विनाशकारी शक्ति को पराजित कर पाए। भाजपा 38 दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी और ये लोग कहते हैं शेर अकेला चलता है। अब 38 लोगों को लेके चलते हैं और कहते हैं शेर अकेला चलता है। दूसरी लेकिन शान खान भाई, बहन मायावती साथ में नहीं है, बसपा अलग से लड़ रही है, तो जो आप चाह रहे थे कि 1 वर्सेस 1 हो जाएगा, वो 1 वर्सेस 1 होगा नहीं, तो कितना पॉसिबल हो पाएगा? शान खान देखिए राजेश भाई, इस देश की जनता, इस देश के गरीब, इस देश का वंचित शोषित जो भाजपा की कुनीतियों से पीड़ित है, उसने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन ही भाजपा को पराजित कर पा रहा है। यदि बसपा अकेले लड़ रही है तो उसका खामियाजा चुनाव में उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गरीब, गुरबा, जो वंचित शोषित, जो भी भाजपा की नीतियों से परेशान है, वो एक मत होकर इंडिया गठबंधन को वोट देकर भाजपा को पराजित करेगा। अब बात आई, अभी नीतीश कुमार की बात चल रही थी। अब नीतीश कुमार जी का शव जिस प्रकार से दीवार को फांद कर एनडीए में पहुंचा, क्योंकि वो जीते जी तो जा नहीं सकते थे। उन्होंने कहा था मर जाना पसंद करेंगे पर एनडीए में जाना पसंद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो जिंदा तो गए नहीं होंगे, उनका शव ही गया होगा। और दूसरी तरफ अमित शाह जी एनडीए का दरवाजा बंद करके वहां फहरा दे रहे थे, तो निश्चित रूप से दीवार फांद के ही गए होंगे। कुछ दिनों पहले तक मोदी जी के लिए नीतीश कुमार असभ्य थे, स्मृति ईरानी के लिए नीतीश कुमार फूहड़ थे, अब ये उनके लिए महापुरुष हो चुके हैं। तो ये दुर्दशा है भाजपा की और एनडीए की। ये हार स्वीकार कर चुके हैं, बौखला चुके हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जी का सहारा ले रहे हैं। शान खान, बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, आप कह रहे हैं कि वो हार मान गए हैं, वो तो 400 पार की सोच रहे हैं, 300 भी नहीं। अरे इनको तो जुमला देना इनकी आदत हो चुकी है, बाद में कह देंगे जुमला था। ऐसे बोले थे 15 लाख दे देंगे, ऐसे बोले 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये तो जुमलावादी पार्टी है ना। ये भाजपा को तो अपना नाम ही बदल लेना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए जुमलावादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी खत्म करके जुमलावादी पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि इनके पास जुमलों के अलावा, झूठ के अलावा, परपंच के अलावा, पाखंड के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, मैं अवधेश आपके पास आ रहा हूं। कह रहे हैं शान खान ने कहा कि शेर अकेला नहीं, शेर 38 दलों के साथ चल रहा है, तो आपके ऊपर उन्होंने तंज भी कसा है। दूसरा सवाल, नाराजगी तो है, युवाओं को आप नौकरी के लिए अगर इजराइल भेज रहे हैं तो नाराजगी तो है, क्या सरकार के पास इतनी भी नौकरियां नहीं हैं कि सरकार अपने देश में अपने युवाओं को दे पाए? हरियाणा में, यूपी में तो बाकायदा ऐलान हो रहा है कि आइए और इजराइल जाइए, वहां पे 35,000 पाइए। 10 साल से सर आप ही सत्ता में करें तो वाकई में हमारे पास शेर है, हमारे पास नहीं, पूरे देश के पास एक शेर है जी। और जो पप्पू है, पप्पू को किस तरह से दुनिया देखती है वो भी सब जानते हैं। और ढोंग कौन करता है? चुनाव आते हैं इतना बड़ा जनेऊ पहन के जब निकलता है लौंडा, जाता है मंदिर में अभिषेक करने। अवधेश भाई मर्यादा में रहिएगा थोड़ा सा ना, अच्छा नहीं लगता है। मर्यादा नहीं, मर्यादा देखिए, इन्हें समझाइए जो मर्यादा यहाँ बैठे हुए हैं। तो शेर कहा तो अच्छी बात ही कही ना, किस तरह से रोहित अग्रवाल ने बात की, अगर किसी के लिए शेर कहा तो अच्छी बात है। ये अनपढ़ जाहिलों का एक वो बना लेते हो यहाँ पर, पता तो कुछ होता नहीं। मैंने तो सर्कस का शेर भी नहीं कहा, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि उसका चाबुक अदानी के हाथ में है, तो ये भी नहीं कहा कि वो सर्कस के शेर अदानी चाह रहा है, मैंने केवल शेर ही कहा। इनको पढ़ा लिखा फिर भी इनको मिर्ची लग गई, ज्ञान का कुछ नहीं पता। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि वो सर्कस के शेर है और अदानी नचा रहा है उनको, मैंने तो केवल शेर ही कहा, फिर भी मिर्ची लग गई इनको। से पूछिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, पूछिए इस समय जो हमारी आर्थिक व्यवस्था की जो दर है वो कितनी है, पूछिए इनसे। मैं पूछूंगा डॉक्टर अवधेश, देखिए अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की बताते हैं, मेरी बात सुनिए, आप 5 ट्रिलियन बताते हैं, 60 ट्रिलियन बताते हैं, सुन लीजिए, लेकिन उस अर्थव्यवस्था में अगर मेरे देश के युवाओं को नौकरी करने के लिए जंग वाले देश में भेजा जा रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था उस आम नागरिक के किस काम की? मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर रोजगार वो अर्थव्यवस्था पैदा नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी उच्चतम स्तर के ऊपर है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर के ऊपर है, तो मेरे को बताइए ना वो अर्थव्यवस्था किस काम की? सर आप 5-7 छोड़ के 100 ट्रिलियन का सपना दिखा दीजिए, लेकिन जब आम आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, उसे जाकर 40 रुपए में भर सीजन में प्याज खरीदना पड़ेगा, तो वो अर्थव्यवस्था किस काम की भाई? इसका जवाब दीजिए। राजेश भाई जी, अगर थोड़ा समय हो तो मुझे बोलने दीजिए, अगर ले लीजिए, पास हो। आप ही बोल रहे हैं, मैं तो बीच में नहीं, मैं तो बोला ही नहीं हूँ। आपके यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं जी, बोलिए। लोग आपके यहाँ आ जाते हैं, बस पता होता नहीं है, ज्ञान का अभाव है, केवल जो 2 तरह बोलना आता है।
समय हमारे जो देश की महंगाई दर है 4.7% है, जो कि कई बड़े देशों से बहुत कम। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 2 मेहमान मेरे पास और भी है, उनके पास भी जाना है। अवधेश, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। अवधेश जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब जल्दी से 30 सेकंड में मुझे दे दीजिए कि क्या कारण है कि इजराइल युवाओं को भेजना पड़ा है? नहीं, 30 सेकंड में बता रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरी बात तो सुनिए, आप बात नहीं सुन रहे हो। मेरे पास 2 मिनट है, मैं सिर्फ 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। वो एक तरफ से विकास की बात कर रहे थे अभी आप। ये देखिए, सबसे पुरानी पार्टी शान की है कांग्रेस पार्टी है। उसके जो नेहरू जी थे 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे जी। उस 17 साल में केवल एक एम्स बना था देश में। आज 2014 से 2023 आ गया, 24 आ गया। आप देखिए 17 एम्स का निर्माण हुआ है। इसको कहते हैं विकास? क्या इनमें रोजगार? बिल्डिंग से, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। चलिए, मैं भुवन भास्कर 1 मिनट आपको दूंगा। भुवन भास्कर, जो चीज जानना जरूरी है, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। सपा की बात मैं करना चाहूंगा। अखिलेश के बारे में कहा जा रहा है कि वो अखिलेश के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी नहीं दे रहे, मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, लेकिन ग्राउंड पर नहीं है। सपा ग्राउंड में नहीं है और बीजेपी से आप तब तक नहीं लड़ सकते जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे। जो पार्टी का नेता 24/7 कार्यकर्ताओं के पंजीकरण रिसीवर लगा रहे हो, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो, गांव जा रहे हो, पीडीए यात्रा निकाल रहे हो, वो तो जमीन में नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आप हम लोगों को सबको अनपढ़ जाहिर कह रहे थे और हम तीनों को बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि अभी जो साइंटिस्ट है वो आपके पास है, जो कि देखिए मुझे बोलिए होती है मर्यादा में रहकर, लेट मी कंप्लीट आधार पर आप बिना बात के भाषा के प्रयोग कर रहे हैं। ये राजीव अग्रवाल जी बैठे क्या कह रहे थे? नहीं, चलिए, शुक्रिया। समय का थोड़ा सा अभाव है। शान खान, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता, भुवन भास्कर जोशी सपा प्रवक्ता और रोहित अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल इसी बात का कि कैसे बनेगी बात, क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता जो है वो साइड होते जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि बात कैसे बनेगी, और बात नहीं बनती है तो फिर 2024 कैसे विपक्ष के लिए आसान हो पाएगा। आज मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।